नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत विशेष वीडियो लेकर के आया हूँ उन लोगों के लिए जो कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडियरी से रिटायर हुए हों। कोल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी कंपनियाँ आती है जैसे कि एमसीएल हो गया, एनसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल, ईसीएल, सीसीसीएल, एससीसीएल जितनी भी कंपनियाँ आती है उससे यदि आप रिटायर हुए हैं और यदि आप पेंशनधारी है, आपको पेंशन मिलती है तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो मासिक पेंशन है और आपके बाद में यदि आपकी पत्नी को पेंशन जो मिलने वाली है उसमें परेशानी हो सकती है। इसका एक सिंपल समाधान मैं लेकर के आया हूँ। इंडिया और सीएमपीएफ ने मिलकर के एक नया फॉर्मेट तैयार किया है जिसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूँगा। और जितने भी आपके आस-पास या आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे कोई कर्मचारी हैं जो कोल इंडिया से रिटायर हुए हो या उसकी किसी भी कंपनी से रिटायर हुए हैं, तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दें ताकि उनकी जो मासिक पेंशन है दोस्तों, वो उनको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। यदि दोस्तों कोल इंडिया से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सीएमपीएफ ने एक नया फॉर्मेट जारी कर दिया है, जो भी सीएमपीएफ से पेंशन पाते हैं, कोल इंडिया या उसकी किसी भी कंपनी से रिटायर हुए हैं और उनको मासिक पेंशन मिलती है, चाहे जितनी भी मिलती हो, उनकी मासिक पेंशन उनको हर साल जीवित प्रमाण पत्र जो वो 11वें महीने पे भरते हैं, उसके आधार पर दी जाती है। ये तो हुई दोस्तों मासिक पेंशन की बात। लेकिन यदि उस एम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है, उस एक्स एम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है, जो कोल इंडिया से रिटायर हुआ हो और उसके बाद में उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है। यदि कोई एम्प्लॉयी कोल इंडिया से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद में उसको मासिक पेंशन चालू कर दी जाती है। ये मासिक पेंशन उसको हर महीने उसके खाते पर क्रेडिट कर दी जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉयी जो रिटायर हो चुका है कंपनी से और उसकी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी है, वो अपने कार्यालय में जाकर के एप्लीकेशन करती है और उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र माँगा जाता है। और कई बार नाम पे वेरिएशन होने के कारण उनकी मासिक पेंशन चालू नहीं होती है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपकी पेंशन चालू करवा देंगे। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों कोल इंडिया और सीएमपीएफ ने एक रास्ता निकाला है जिसके सहारे से आपको आपकी मासिक पेंशन तो मिलती ही रहेगी। बाद में यदि कोई एम्प्लॉयी उस डेथ कर जाता है तो डेथ करने के बाद में उनकी जो पत्नी है, उनको भी मासिक पेंशन आसानी से मिलती रहे। इसका एक सीधा-सा सिंपल सा उनने एक समाधान निकाला है कि जिस खाते में आपको मासिक पेंशन दी जाती है, उस खाते का जो मोड है, वो फार्मर और सर्वाइवर करवा लिया जाए। मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगा फार्मर और सर्वाइवर मोड का आपका खाता होना चाहिए। ये खाता जॉइंट होना चाहिए, पति और पत्नी के नाम से जॉइंट होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके सर्विस रिकॉर्ड्स में आपकी पत्नी का नाम जुड़ा होना चाहिए और जुड़ा होगा तभी आपकी पत्नी को आपके बाद में पेंशन मिलेगी। सीएमपीएफओ ने एक नया फॉर्मेट जारी कर दिया है जिसे हम रिवाइज़ पीपीओ के नाम से जानते हैं। बेसिक पेंशन चालू होने के समय में आपको एक फॉर्मेट जारी किया जाता है जिसे हम पीपीओ कहते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पे जो नंबर लिखा रहता है उसी के आधार पर आप हर साल आपकी जीवित प्रमाण पत्र भरते हैं जो 11वें महीने पे भरा जाता है और उसके बाद में आपकी मासिक पेंशन कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आपको ये जो रिवाइज़ पीपीओ का जो फ़ॉर्मेट है, इसको आवश्यक रूप से भरना होगा। यदि आप उस फ़ॉर्मेट को नहीं भरते हैं, तो फिर आपकी जो पेंशन है, वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आपकी मासिक पेंशन आपके बाद में आपकी जो पत्नी को मिलने वाली है, वो शायद ना मिले। इसीलिए उन्होंने एक फ़ॉर्मेट जारी कर दिया है कि जिसमें आपका और आपकी पत्नी का सारा डिटेल्स होगा और सारा डिटेल्स फ़ॉर्म भर कर के आप जहाँ से भी रिटायर हुए हैं, उस कार्यालय में जाकर के जमा करेंगे। उस कार्यालय द्वारा उस फ़ॉर्मेट को सीएमपीएफओ को भेज दिया जाएगा। जिस भी सीएमपीएफ ऑफ़िस से आप रिलेट करते हैं या रीजन से रिलेट करते हैं, उस क्षेत्र के सीएमपीएफ ऑफ़िस को वो भेज दिया जाएगा और वहाँ से एक नया रिवाइज़ पीपीओ जारी किया जाएगा। रिवाइज़ पीपीओ जारी करने का उद्देश्य ये है कि जो पुराना पीपीओ जो मिलता था, उसमें सिर्फ़ एम्प्लॉयी का भर नाम रहता था और उसमें ये शो होता था कि सिर्फ़ आपका पीपीओ नंबर, आपको किस खाते में पेंशन मिलती है और आपका नाम। इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं रहती थी। लेकिन जो रिवाइज़ पीपीओ है, उसमें आपका, आपकी पत्नी का नाम, आपका सीएमपीएफ नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर भी
अंकित रहेगा। दोस्तों आपको नया रिवाइज पीपीओ जारी किया जाएगा, उसमें आपकी मासिक पेंशन तो दर्शित रहेगी, साथ में यदि आपकी डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो आपके बाद में आपकी जो पत्नी है उनको मासिक पेंशन कितनी दी जानी चाहिए उसका कैलकुलेशन भी पहले से ही दिया रहेगा। कौन सा फॉर्म भरना रहेगा उसके लिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा फॉर्म भर करके और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या भरना रहेगा, सारी चीज़ें दोस्तों उसमें अंकित रहेगी और उसके आधार पर आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करना रहेंगे। इस प्रकार का दोस्तों फॉर्म रहेगा। फॉर्म में सबसे पहले लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर द इश्यूएंस ऑफ रिवाइज्ड पीपीओ, मतलब संशोधित पीपीओ हेतु आवेदन पत्र। ये आपको एक फॉर्म भरना रहेगा। इस फॉर्म पर बहुत सारी डिटेल्स माँगी गई है, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी रहेगी। पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ पेंशन भोगी का नाम। यहाँ पे उनका नाम आएगा जो अभी वर्तमान में पेंशन पा रहे हैं। जो भी ड्यूटी कर रहे थे उनका नाम आएगा। नीचे वाले पे आएगा इकाई, प्रतिष्ठान, क्षेत्र का नाम जहाँ से सदस्य पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए हैं। सेकंड कॉलम पे आएगा जिस भी खदान, यूनिट या ऑफिस से आप रिटायर हुए हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा। और तीसरे पे आएगा जो सदस्य ड्यूटी कर रहा था उसके पति या पत्नी का नाम। तीसरे कॉलम पे दोस्तों आएगा जो भी एम्प्लॉयी ड्यूटी कर रहा था उसके पिता या पति का नाम। उसके नीचे चौथे नंबर पे आएगा आपका सीएमपीएफ नंबर जो कि पेमेंट स्लिप में अंकित रहता है। आप वहाँ से सीएमपीएफ नंबर अपना ले लीजिए। यदि आपके पास में पुराना पीपीओ होगा तो उसमें भी आपको सीएमपीएफ नंबर देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पे दोस्तों आएगा आपका ईआईएस नंबर, कर्मचारी क्रमांक। आपका कर्मचारी क्रमांक क्या रहा है, आप उस कर्मचारी क्रमांक को 5वें नंबर पे लिख दीजिए। ये भी दोस्तों आपको पेमेंट स्लिप में देखने को मिल जाएगा। सदस्य की सेवानिवृत्ति तिथि, आप किस तारीख को आपके कार्यालय से रिटायर हुए हैं, कंपनी ने आपको किस तारीख को सेवानिवृत्त किया है, वो कॉलम नंबर 6 पे आएगा। 7वें नंबर पे दोस्तों आएगा आपका पीपीओ नंबर। आपको जो पुराना पीपीओ जारी किया गया था, उसमें ऊपर में पीपीओ नंबर लिखा रहेगा। उस पीपीओ नंबर को आपको यहाँ लिखना रहेगा। नीचे आएगा जो भी 8वें नंबर पे आएगा सदस्य का आधार नंबर। जो एम्प्लॉयी ड्यूटी कर रहा था, उसका यहाँ पे आधार नंबर आएगा। 9वें नंबर पे आएगा सदस्य का पैन नंबर। जो एम्प्लॉयी ड्यूटी कर रहा था, उसी का पैन नंबर आपको 9 नंबर पे लिखना है। 10वें नंबर पे आएगा दोस्तों आपके पति या पत्नी का नाम। यदि महिला ड्यूटी कर रही थी तो यहाँ पे पति का नाम आएगा, यदि पुरुष ड्यूटी कर रहा था तो यहाँ पर 10वें नंबर पे उनकी पत्नी का नाम आएगा। 11वें नंबर पे जो भी ड्यूटी कर रहा था उनके जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उनका आधार आएगा, मतलब आपके बाद में जिनको पेंशन मिलने वाली है उनका आधार नंबर 11वें नंबर पे आएगा। आपके बाद जिनको पेंशन मिलेगी उनका पैन नंबर 12वें नंबर पे आएगा और मोबाइल नंबर 13वें नंबर पे आएगा। इसमें आप दोनों का मोबाइल भी दे सकते हैं मोबाइल नंबर, या तो फिर किसी एक का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। 14 नंबर पे आपको लिखना रहेगा आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि सीएमपीएफओ को यदि आपसे कुछ कोऑर्डिनेशन करना रहेगा या कुछ पत्र लिखना रहेगा या पत्राचार की ऐसी स्थिति बनती है, कुछ क्लेरिफ़िकेशन अगर माँगना रहेगा तो आपको यहाँ पे आपका फुल एड्रेस लिखना है विथ पिन कोड। 15वें नंबर पे दोस्तों आएगा आपका मेल आईडी या आपकी पत्नी का मेल आईडी, जो भी अवेलेबल हो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे 15वें नंबर पे। 16वें नंबर पे आएगा नेम ऑफ बैंक एज़ पर पीपीओ। आपको पहले से जिस खाते पर पेंशन आती थी, उस बैंक का नाम पीपीओ के आधार पे, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच कहाँ का है और आईएफएससी कोड कहाँ का है और जो बैंक है जिसमें आपको पेंशन अभी वर्तमान में आ रही थी उसका एड्रेस। ये सारा जो है दोस्तों वो आएगा 16वें नंबर पे। ये 16वें नंबर पे आने पर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स लिखनी रहेगी और उसके बाद में आपको यहाँ नीचे इस जगह पे दोस्तों आपको साइन करना रहेगा। यहाँ पे साइन करने के बाद में एक हस्ताक्षर और एम्प्लॉयी के जो ड्यूटी कर रहा था उनके यहाँ पर होंगे और उसके ऊपर में जो स्थान दिया हुआ है, आपके बाद में मतलब एम्प्लॉयी जो ड्यूटी कर रहा था उसके बाद में जिसको भी पेंशन मिलनी है, पति या पत्नी जिसको भी पेंशन मिलनी है, उसका हस्ताक्षर यहाँ पर आएगा। इतना करवाने के बाद में आपको 2 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है इसकी 2 कॉपी आपको निकालनी पड़ेगी ओरिजिनल। उसके बाद में जॉइंट फोटोग्राफ आपको लगाने रहेंगे यहाँ
इस जगह पे आपको जॉइंट फोटोग्राफ लगाने हैं और ऊपर वाले स्थान पर जो अभी वर्तमान में पेंशन पा रहा है, जो ड्यूटी कर रहा था, उसके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आ जाएँगे और आपके बाद में जिनको पेंशन मिलनी है, उनके फ़ोटोग्राफ सिंगल यहाँ पे आएँगे। याद रखिए ऊपर में एक सिंगल फ़ोटोग्राफ आएगा जो एम्प्लॉयी ड्यूटी कर रहा था और आपके बाद में जिसको पेंशन मिलनी है, उसकी सिंगल फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आएगी और इन दोनों की जॉइंट फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आएगी। ऐसे 2 सेट आपके निकलेंगे। पे आप रह रहे हैं, ये स्थान भी आप यहाँ लिख दीजिएगा और किस तारीख को आप जमा कर रहे हैं, वो तारीख भी आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपने लिख दिया 2 फॉर्मेट आपने इस प्रकार के निकाल लिए, उसमें आपने दोनों फ़ोटोग्राफ आपके लगा लिए, आपके, आपकी पत्नी के और 2 जॉइंट फ़ोटोग्राफ लगा लिए। फिर उसके बाद में बैंक की डिटेल्स जो फार्मर और सर्वाइवर होनी चाहिए, वो भी आपको इसके साथ में लगानी है और आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों पति-पत्नी दोनों के आधार कार्ड आपको लगाने पड़ेंगे और जो आपको पुराना पीपीओ मिला हुआ है, उसकी भी आपको 2 कॉपी इसमें लगानी है। इतना लगाने के बाद में दोस्तों एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन बना दीजिएगा कि हमको ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि रिवाइज़ पीपीओ के फॉर्मेट जमा किए जा रहे हैं कार्यालय में, जिसे हम आज दिनांक को रिवाइज़ पीपीओ के लिए जमा कर रहे हैं, जो स्वीकार किए जाएँ। इतना करने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफ़ाई करने के बाद में एक्सेल शीट बनाई जाएगी। एक्सेल शीट संबंधित क्षेत्र के सीएमपीएफ ऑफ़िस को भेज दिए जाएँगे और जो कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है रिवाइज़ पीपीओ का और बहुत जल्द आपको रिवाइज़ पीपीओ जारी भी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको रिवाइज़ पीपीओ जारी किया जाएगा तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि रिवाइज़ पीपीओ जारी होने के बाद में आप अपना जीवित प्रमाण पत्र फिर से भर दें और भरने के बाद में उसकी एक कॉपी सीएमपीएफओ को ज़रूर भेज दें और एक कॉपी जो है आप जैसे ही बैंक में जमा करते थे हर साल वैसे ही जमा कर दीजिए। इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी जानकारी बताई गई है, यदि आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में। के लिए जय हिंद, जय भारत।